की जो प्रैक्टिस के ऑफिसर के डाउट है तो मेरे को बताओ। लेवल पीवाईक्यू का अगर डीपीपी 1 और 2 में किसी को अभी भी कोई डाउट रहेगा क्वेश्चन नंबर 20 का कौन सा क्वेश्चन नंबर 20 का अच्छा हाँ वो अपना करना बाकी नहीं करना है। 20 का फर्स्ट वाला चेक करो क्या दिया था 2⁵15 इंटू 30 इंटू 30 माइनस 2⁴14 इंटू 30C1 इंटू 29C14 है ना। फिर उसके बाद का टर्म क्या था 2⁵13 इंटू 30C2 इंटू 28C30 और ये सीरीज आप लोग से खत्म हो रही है कहाँ पर। अगर ये 2 का पावर आप देख लो कम होते जा रहा है 2⁵15 2⁴14 2⁵13 तो लास्ट में 2 का पावर कितना बना हुआ 0 तो प्लस 2⁵0 तो 10 पर 13C15 इंटू 15C0 ये आपका लास्ट में बोले सीरीज का एडिशन क्या होगा ढूंढ के हमारे पास डायरेक्ट प्रॉपर्टीज है और उस प्रॉपर्टीज में कहीं पर भी कोएफिशिएंट नहीं होते हैं राइट। हमारे पास 6 स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी आप लोगों को प्रॉपर्टीज को लेके 6 स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी बताई हुई 6 लिखा। उसके बाद सिग्मा के क्वेश्चन में अगर कोएफिशिएंट आए तो कोएफिशिएंट को हटाना होता है वो एक अप्रोच होता है राइट। तो इसमें मेन प्रॉब्लम है कि भाई कोएफिशिएंट जब तक है तब तक कुछ नहीं कर पाऊंगा तो एक बार और 2 C के टर्म्स मल्टीप्लाई में मतलब 2 C के टर्म्स मल्टीप्लाई में तो कौन सा प्रोसीजर आप लोग को अप्लाई करने को बोल रहे हैं 2 C के टर्म्स अगर मल्टीप्लाई में तो कैसे सोल्व करते हैं 1 एक बार इसका एक्सपांशन 1 प्लस x बार दूसरा वो डिपेंड करता है या तो x प्लस 1 या तो x माइनस 1 कैसे पता चलेगा x प्लस 1 या x माइनस 1 सारे प्लस होते x प्लस 1 ऑल्टरनेट साइन होता है x माइनस 1 उनका पावर कहाँ से पता चलता है ऊपर से और उसके एक्सपांशन में किसका कोएफिशिएंट ढूंढना है वो कहाँ से पता चलता है नीचे के एडिशन से वो हर टर्म के अंदर सेम आना चाहिए राइट। पर वो भी आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाओगे बिकॉज ऑफ दिस कोएफिशिएंट। तो हम क्या करते हैं इसको थोड़ा एनसीओआर की फॉर्मूला लगाते हैं 30C0 तो 1 ही होगा ये क्या है 30 फैक्टोरियल अपॉन 15 फैक्टोरियल इंटू 15 फैक्टोरियल एनसीओआर की फॉर्मूला यहाँ पर क्या होगा 2⁴14 30C1 को क्या लिखोगे 30 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल इंटू 29 फैक्टोरियल कौन सी फॉर्मूला एनसीओआर वाली और सेम फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करोगे 29 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 14 फैक्टोरियल इंटू 15 फैक्टोरियल फिर यहाँ आ जाता है 2⁵30 इंटू 30C2 30 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 28 फैक्टोरियल और 28C30 28 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 13 फैक्टोरियल इंटू 15 फैक्टोरियल माइनस 2⁵0 1 15C0 1 ये 13 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 15 फैक्टोरियल इंटू 15 ये ठीक है। अब जब यहाँ पर आते हो तो 29 फैक्टोरियल कैंसिल हो रहा है यहाँ पर 28 फैक्टोरियल कैंसिल हो रहा है। पर अगर एक चीज अगर नोटिस और करेंगे तो एक फर्स्ट टर्म में और लास्ट टर्म में दोनों में सेम है ना। तो अगर मैं हर टर्म से अगर ये बना पाऊं तो वो कॉमन निकाल सकता तो फिर यहाँ पर 30 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल इंटू 14 फैक्टोरियल इंटू 15 फैक्टोरियल है तो मैं अगर यहाँ पर ये लाना होगा अगर आपको तो 30 फैक्टोरियल बाय 15 फैक्टोरियल इंटू 15 फैक्टोरियल चाहिए तो 15 फैक्टोरियल कितनी बार चाहिए आपको 2 बार ये कितनी बार एक बार तो और एक बार फिर और एक 15 फैक्टोरियल से डिवाइड और सेम यहाँ पर भी एक ही बार है जबकि आपको 2 बार चाहिए तो 15 फैक्टोरियल से डिवाइड और 15 फैक्टोरियल से
मल्टीप्लाई। तो 30 फैक्टोरियल 15 फैक्टोरियल 15 फैक्टोरियल तीनों को साथ में अगर ले लें, इसमें भी आ गया, तो हर एक में नहीं आ गई, तो ये बन क्या रहा है 33 50, ये भी 33 50, तो फिर वो कैसा हो रहा है 2:15 इंटू 33 50 माइनस 4:14 इंटू 33 50, और बाकी क्या बचा 15 फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल इंटू 14 फैक्टोरियल, कितनी बनी 15 C1 प्लस 2:30 इंटू ये हो गया 33 50, और बाकी क्या है 15 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 13 फैक्टोरियल 15 C2, वैसे सबसे लास्ट में पहुंचा तो ये 33 15 ही है, और साथ में 2:0, अब सब में से क्या कॉमन 33, तो 33 15 अगर कॉमन ले लिया जाए तो अंदर क्या बचा 2:15 माइनस 2:14 इंटू 15। अच्छा ये तो 2:15 उसके साथ में अगर मैं 15 से 0 लिखूं तो चले, क्योंकि 15 से 0 होने को होता है। फिर उसके बाद 2:13 इंटू 15 C2, वैसे सबसे लास्ट में 2:0 इंटू 33 15 तो कॉमन ले लिया था 15 से 15 इंटू 1 से 15 से 15 लिख सकते हैं, ये तो एक्सपांशन हो गया, 2 का पावर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। एक्सपांशन में किसका पावर डिक्रीज होता है, x का या y का, x का, तो मतलब 2 आप लोग को मैक्स होगा, सही है। फिर ऑल्टरनेट साइन चलता है, प्लस माइनस में माइनस होगा, किसका पावर इंक्रीज होता है बट वो y नहीं क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो 1 होगा, और पावर कहाँ से पता चल यहाँ से, तो पावर कितना है 15, ये तो 2 - 1/15 का एक्सपांशन है, तो 2 - 1/15 तो 1 ही हो जाएगा, तो आंसर ही क्या आ गया। फिर इसमें और एक क्वेश्चन बाकी था, क्वेश्चन नंबर 18, क्या बोला है करीब इसका बच्चे पता है, फाइंड द इंडेक्स n ऑफ द बाइनोमियल if the ninth term of the expansion is numerical the greatest coefficient, कली ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट का ग्रेटेस्ट न्यूमेरिकल टर्म का वो शॉर्टकट होता है, क्या था 1 प्लस x टू n के एक्सपांशन में अगर मुझे ग्रेटेस्ट न्यूमेरिकल टर्म चाहिए mod x n plus n plus 1 अपॉन mod x plus 1 greater than equal to r, इससे मुझे वो ग्रेटेस्ट टर्म पता चलता है, ये हमने डिस्कस किया था। अब यही चीज आप 18 क्वेश्चन में कैसे अप्लाई, फाइंड द इंडेक्स एंड पावर पता करना है कब, इफ द नाइन्थ टर्म ऑफ द एक्सपांशन इज न्यूमेरिकल द ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट, नाइन्थ टर्म इज द ग्रेटेस्ट टर्म, तो नाइन्थ टर्म इज द ग्रेटेस्ट टर्म है तो r की वैल्यू 8 मिला होगा, राइट, मतलब एक तरह से ऐसा बोल सकते हो उसके अंदर r जो होगा वो लेस देन इक्वल टू 8 पॉइंट समथिंग मिला होगा, है ना। हम क्या करते हैं इमीडिएटली जो छोटा इंटीजर होता है वो ले लेते हैं, सही है ना, तो r की वैल्यू r इज लेस देन इक्वल टू 8 पॉइंट समथिंग मिला होगा, राइट, तो ऐसे बोल सकते हो r की वैल्यू हो 8 से लेकर 9 के बीच में कुछ मिला हो, सही है। r अगर इसको अगर सोल्व करने पर अगर 8.2 आता तो हम क्या बोलते हैं r इज लेस देन इक्वल टू 8.2, तो r इक्वल टू 8.2 तो हो नहीं सकता, लेस देन 8.2, 8.2 से इमीडिएटली छोटा ना ठीक, और r 8 होगा तो सम नंबर 9 हो जाएगा। इस क्वेश्चन में 9 इज द ग्रेटेस्ट टर्म आपको पहले से दिया, आपको फाइंड नहीं करना है, आपको n ढूंढना है, तो फिर हम उसको कैसे अप्लाई करोगे। 18 क्वेश्चन में हम किसकी बात कर रहे हैं x/5 प्लस 2/5 पर जो आप लोगों को शॉर्टकट बताया हुआ है मैंने, उसके लिए फर्स्ट टर्म क्या होना चाहिए 1 होनी है, तो पहले 1 बनाना पड़ेगा, किसको कॉमन लोगे
एक्स बाई फाइव को थोड़ी कॉमन लेना चाहिए, एक्स तो चाहिए अंदर, कांस्टेंट को कॉमन लेना चाहिए, एक्स को कॉमन नहीं लेना चाहिए, किसको कॉमन लेना चाहिए, 2/5 को कॉमन लेना चाहिए। तो 2/5 अगर कॉमन आए तो पावर क्या कॉमन लेके आएगा, n 2/5 रेस्ट कॉमन आ गया, पहले तो 5 कॉमन आ गया, वो तो कैंसिल नहीं, तो क्या बचे यहाँ पर 1 प्लस यहाँ पर क्या बचेगा x बाई 2/5 कॉमन लिया तो x/2 आ जाएगा ना यहाँ पर, उसका पावर n। अब इसमें ये वाला शॉर्टकट यूज कर लेते हैं, मॉड x का काम कौन करेगा, मॉड x का काम कौन करेगा, अच्छा इसमें एक चीज और भी है, इसमें ये करने पर भी एक डिफिकल्टी आने वाली है, अगर ये शॉर्टकट अगर इसमें अप्लाई करूंगा तो क्यों डिफिकल्टी आने वाली, बिकॉज x की वैल्यू भी तो नहीं दिया है, x की वैल्यू भी तो नहीं दिया हम लोगों को, देख लीजिए
ओके देखो ना एक बार 18 वाला क्वेश्चन जो है मैंने कहा आप लोगों के शॉर्टकट में मैंने आपको एक प्रोसीजर बताया कि मैं कहाँ से लाई ये बना कैसे कहीं से आया होगा तो मेरा तो समझा कि मैंने कैसे बनाया। हाँ मतलब मैंने मान लिया कि आर टर्म अगर सबसे बड़ा है तो उसके आजू बाजू की वैल्यू से बड़ा होगा तो मैंने दिया था आर टर्म इज ग्रेटर देन आर माइनस वन टर्म एज वेल एज आर टर्म इज ग्रेटर देन आर प्लस वन टर्म और इससे करके फिर वो मुझे दोनों का इंटरसेक्शन बनाया तो ये बना था। तो आपको मेहनत नहीं करनी पड़े तो मैंने आप लोगों के लिए मेहनत कर ली है राइट। पर अब ये 18% में कैसा होगा कि आप लोगों को एक्स नहीं देने की वजह से आप लोगों को वो वाला कंसेप्ट इसमें अप्लाई करना पड़ेगा। अब ये अगर इस क्वेश्चन में बोले कि 9 टर्म अगर मेरा सबसे बड़ा टर्म है तो ऑब्वियसली कुछ आजू बाजू की वैल्यू से भी बड़ा होगा। सबसे बड़ा वही है तो 9 टर्म 8 टर्म से भी बड़ा होगा और 9 टर्म 10 टर्म से भी बड़ा होगा। सही है राइट। तो फिर अब 9 टर्म अगर फाइंड करना है तो जनरल टर्म आर को क्या रखोगे 8 NC of R x raised to power x आपको 1/5 दिया y क्या दिया है 2/5 2/5 raised to power R और 8 टर्म फाइंड करना तो R को क्या करते हैं 7 NC 7 8/5 raised to n minus 7 2/5 raised to 7 राइट। 8/5 का पावर n minus 7 बड़ा या n minus 8 बड़ा कितना बड़ा 180 तो इक्वल होगा तो एक बार x/5 रह जाएगा 2/5 raised to 8 2/5 raised to 7 इक्वल होगा तो एक बार 2/5 रह जाएगा। सही है। NC8 की फॉर्मूला n फैक्टोरियल डिवाइड बाय 8 फैक्टोरियल इनटू n माइनस 8 फैक्टोरियल NC7 n फैक्टोरियल डिवाइड बाय 7 फैक्टोरियल इनटू n माइनस 1 फैक्टोरियल ये पार्ट 8 फैक्टोरियल को क्या लिखोगे 8 इनटू 7 फैक्टोरियल लिखकर n माइनस 8 बड़ा कि n माइनस 7 बड़ा n माइनस 7 बड़ा n माइनस 7 पे रिड्यूस करोगे तो n माइनस 8 फैक्टोरियल भी कट तो हम वही करते हैं बड़े नंबर को छोटे नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे फैक्टोरियल पूरा कट हो गया इतना बचा तो लास्ट में ये आया n माइनस 7/4 इज ग्रेटर देन x और x नहीं दे रखा और हमें अगर न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म दिया देखो कि x पे डिपेंडेंट नहीं है वो x पे डिपेंडेंट नहीं है तो x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 1 1 ही करना पड़ेगा जिसको कोई भी पावर से फर्क नहीं पड़ता तो इसको 1 तक किया तो n माइनस 7 ग्रेटर देन 4 तो n किससे बड़ा है 11 से ये पक्की बात है कि n 11 से बड़ा होगा। और जब फाइनल आंसर नहीं क्योंकि ये सिर्फ आपने 8 टर्म से बढ़ा दिया 9 टर्म को अगर बड़ा होना है तो नेबरहुड दोनों के भी से बड़ा होना चाहिए 8 से बड़ा है तो वैसे ही 10 से भी बड़ा होना चाहिए। फिर वही सेम 9 टर्म फाइंड करो तो r को 8 रखूंगा 10 टर्म फाइंड करो तो r को 9 टर्म राइट। कोई जनरल टर्म अप्लाई किया बड़ा कौन 8 फैक्टोरियल या 9 फैक्टोरियल जिसको क्या लिखोगे 9 इंटू 8 पर n माइनस 8 बड़ा n माइनस 9 बड़ा जिसको रिड्यूस करोगे तो n माइनस 8 इंटू वो कट जाएगा x/5 का पावर n माइनस 8 x/5 का पावर n माइनस 9 n माइनस 8 बड़ा होगा नेक्स्ट 1 इंटू बड़ा होगा एक तरफ x/5 रह जाएगा इस तरफ 2/5 का पावर 9 2/5 का पावर 8 यहाँ पर 2/5 रह जाएगा। इसको फिर वही सब कैंसिल हो गया तो लास्ट में ऐसा बचा x इज ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ n माइनस 8/9 x की वैल्यू क्या ले लेंगे 1 क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से n की वैल्यू भी लेस देन 25/2 तो n किससे छोटा हुआ 25/2 मतलब 12.5 से और किससे बड़ा हुआ 11 से तो n इज ग्रेटर देन 11 बट लेस देन 12.5 और n आप लोगों को क्वेश्चन में दिया कि नेचुरल नंबर है तो 11 और 12.5 के बीच में नेचुरल नंबर कौन होगा n का आंसर क्या देगा बिल्कुल NC 8 का जो उसमें दिया है कि क्वेश्चन में 8 टर्म सबसे बड़ा है 8 टर्म 9 टर्म सबसे बड़ा है जैसे 9 टर्म के हिसाब से जो कोएफिशिएंट होगा x को 8 हो जाएगा जैसे NC 8 हो जाएगा तो सर NC 8 को सबसे बड़ा होने के लिए NC 8 को नहीं सबसे बड़ा है कोएफिशिएंट और ग्रेटेस्ट न्यूमेरिकल टर्म है ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट नहीं है दोनों में बहुत फर्क है। ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट होता तो सिर्फ में NC 8 लेता यहाँ पर ग्रेटेस्ट टर्म है तो सारी वैल्यू है 2/5 x/5 सब भी मैटर करेगा है ना
independent of x1 दिया तो वो नहीं समझ आया। क्योंकि लास्ट में आप लोगों के क्वेश्चन है, आप लोगों को सिर्फ ग्रेटेस्ट न्यूमेरिकल टर्म दिया है। नॉर्मली अगर x पे डिपेंड होता तो x की वैल्यू देते हैं, कल भी हमने क्वेश्चन किया था जिसमें x की वैल्यू दिया होता था, अब नहीं दिया इसलिए कोई x पे डिपेंडेंट नहीं है। अब x पे डिपेंडेंट नहीं है तो x का कौन सी वैल्यू की तो कुछ भी लोगे तो पावर से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर x को 2 लूंगा तो फिर 2 का पावर 5 और 2 का पावर 6 से फर्क पड़ता है। यहाँ पर 1 एक ऐसा नंबर जिसको कोई भी पावर फर्क नहीं पड़ता इसको। ठीक है, और फिर डीपीपी में कोई डाउट रहेगा तो मोस्टली क्वेश्चन डिस्कस किए हैं क्लास में। स्टिल कोई डाउट हो तो मेरे बताओ। ठीक है, पीवाईक्यू में जो आप लोगों ने क्वेश्चन किए होंगे उसमें कोई डाउट? स्टार्टिंग में कौन सा 10? अच्छा, 10 में जीपी की एक जरूरत पड़ेगी ऐसा लग रहा है मुझे लास्ट में। जीपी पता आप लोगों को? जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन होता क्या है? जैसे एपी में क्या होता है आप लोगों का? डिफरेंस सेम होता है ना, डिफरेंस सेम होता है। जैसे जीपी में क्या होता है? रेशियो सेम होता है। एक चीज अभी आप लोग जब तक जीपी डिटेलिंग में आपको नहीं पता है तब तक जो मैं बता रहा हूँ उसमें एक बार लिख दीजिए, एक बार ये बोल दीजिए ना। ये जीपी की ऐसी सीरीज होती है, ए आपका फर्स्ट टर्म, आर आपका कॉमन है। जैसे एपी में क्या होता है, आपका फर्स्ट टर्म क्या लेते हो आप लोग? ए, तो सेकंड टर्म क्या लेते हो? ए प्लस डी, थर्ड टर्म क्या लेते हो? जो कि डी आपका कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, यहाँ पर रेशियो सेम होना चाहिए। तो ए मेरा फर्स्ट टर्म है, मेरा कॉमन रेशियो आर है, तो मेरा सेकंड टर्म क्या होगा? ए आर। थर्ड टर्म क्या होगा? ए आर इंटू आर। तो इसका रेशियो कितना? ए आर अपॉन ए कितना? आर। ए आर स्क्वायर अपॉन ए आर कितना? आर। आपका रेशियो सेम होना चाहिए ना, तो जीपी किससे जैसे दिखती है? ए आर स्क्वायर के बाद कौन होगा? ए आर क्यूब। तो लास्ट टर्म कौन होगा? RS2, तो चालू हुआ RS2 0, तो n सम क्या होगा? RS2n-। ये जीपी की सीरीज का जो एडिशन होता है ना, जैसे एपी की सीरीज का एडिशन की फॉर्मूला होती है ना आप लोगों के पास, n/2 × 2a + n-1 × d, n से पढ़े हो ये। तो जीपी की फॉर्मूला होती है एडिशन की a × RS2 पावर n-1 अपॉन r-। जब तक आप लोगों को जीपी डिटेलिंग नहीं पता तब तक ये याद कर लो अभी के लिए, फिर तो आपको मैं बताऊंगा फॉर्मूला वगैरह कैसे बनी है। तो जीपी का एडिशन की फॉर्मूला a × RS2n-1 अपॉन r-। तो उसका nth टर्म कभी फाइंड करना होता है, उसका nth टर्म है nth टर्म इक्वल टू AR/n-1। a क्या है उसमें? फर्स्ट टर्म। r क्या है? कॉमन है। जैसे एपी में दो चीज होते हैं, a और d, जैसे इसमें a और r। ठीक है, ये याद रखिएगा कभी जरूरत पड़ेगी तो। अब आपको 10 क्वेश्चन है, देखो 10th में आप लोगों को दिया हुआ है 1/1 - ax × 1 - bx, 1/1 - ax × 1 - bx। हमारा एक्सपांशन न्यूमरेटर में हो सकता है, इसको अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो 1 - ax का भी पावर कितना है? 1, तो 1 - ax का पावर कितना हो जाएगा? यहाँ पर पावर कितना हो जाएगा? -1। कल याद है नेगेटिव पावर का जनरल सम बताया क्या था? mod n प्लस r -1 इंटू x⁻r इंटू -1 अगर 1 + x⁻n की बात करिए तो
तो फिर -1 चार्ज की जरूरत नहीं है, तो फिर सारे टर्म पॉजिटिव ही होंगे। कल डिस्कस हुआ। तो अभी इसका पावर कितना है? n की जगह पर क्या रखोगे? -1 का मॉड, वो 1 और ये 1, तो क्या बचा? r co n -1 1 -1 ये 0 RC 0 RC 0 1 ना, और x की जगह पर इसमें क्या रखना पड़ेगा? a, इसका जनरल टर्म ही ax रेज़ टू r आया, तो वैसे इसका क्या आएगा फिर? bx रेज़ टू r, करेक्ट। इन दोनों का इसमें आज इसको बस r1 नाम देते हैं, वरना फिर कंफ्यूजन मिलेगा, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में पूछा गया a ऑफ n चाहिए। अच्छा, इन्होंने इसका एक्सपांशन पर सामने लिखा हुआ है a0 प्लस a1x प्लस a2x प्लस a2x के बाद का टर्म कौन होगा? a3, उसके बाद तो x रेज़ टू n जब आएगा तो उसके साथ कौन होगा? a ऑफ n होगा ना। तो उन्होंने किसकी वैल्यू पूछी है? a ऑफ n की पूछी है, तो a ऑफ n मतलब कौन हो गया? x रेज़ टू n का कोएफिशिएंट हो गया, है ना। तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन में पूछा गया कि इसके एक्सपांशन में कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू n क्या है? क्या पूछा गया है? कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू n ढूंढने को बोला है। हमारे पास लास्ट में दोनों का मल्टीप्लाई ये हो रहा है, आपको x का पावर क्या चाहिए? n। तो मुझे बताओ r की वैल्यू जब 0 होगी तो r1 को कितना होना पड़ेगा? दोनों का प्रोडक्ट को गेन होना चाहिए ना। तो अगर ये r की मिनिमम वैल्यू कहां से चालू होगी? 0 से, राइट। तो अगर ये 0 हुआ तो ये कितना होना चाहिए? n। तो उसके साथ आप लोगों का फर्स्ट टर्म क्या गया? a रेज़ टू 0 b रेज़ टू n। फिर अगर r1 हुआ तो यहाँ पर कितना होना चाहिए? n -1। तो फिर आपका कोएफिशिएंट क्या होगा? a रेज़ टू 1 b रेज़ टू n -1। फिर अगर r2 हुआ तो a रेज़ टू 2 b रेज़ टू n -2। वैसे आगे बढ़ते बढ़ते इंक्रीमेंट से अगर ये n बन जाएगा और ये n बनेगा तो ये 0 हो जाएगा, तो उस टाइम पर क्या बनेगा? a रेज़ टू n इंटू ये आपका कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू n। और ये आप देखो तो जीपी है। जीपी कैसे पता चलता है? जीपी रेशियो सेम आ रहा है। सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट करो, कितना आ रहा है? a by b का पावर n -1 b का पावर n, तो ये ज्यादा है ना एक यूनिटी से। इसका कितना है? a by this अपन दिस करो n स्क्वायर बाय तो a बचेगा, इससे ये ज्यादा है a by b का रेशियो। तो जीपी हो गया, और जीपी हो गया तो जीपी का एडिशन करना होगा। ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला के साथ आपका फर्स्ट टर्म कौन? a रेज़ टू 0 तो 1 ही होगा, तो b रेज़ टू n आपका फर्स्ट टर्म। रेशियो कितना बताया आप लोगों ने? a by b, उसका कितना पावर? इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने दिख रहा है? मेरे को n + 1 दिख रहा है। 0 से चालू हुआ n तक गया तो कितने टर्म होंगे? n + 1। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? n + 1 -1 अपॉन r इज a by b माइनस। जब हमने जीपी की फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया वो अप्लाई कर लिया। एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लोगे तो क्या होगा? a रेज़ टू पावर n + 1 माइनस b रेज़ टू पावर n + 1 डिवाइडेड बाय a माइनस b। एलसीएम का ये b कहाँ जाएगा? न्यूमरेटर में, और ये b रेज़ टू n + 1 कहाँ आएगा? डिनोमिनेटर में। यहाँ पर ऑलरेडी आपके पास b रेज़ टू n था, b रेज़ टू n इंटू b मिलके कितना हो जाएगा? तो वो b रेज़ टू n + 1 और ये b रेज़ टू n + 1। तो लास्ट में मेरे पास ये सिंपलीफाई हो जाएगा a रेज़ टू n + 1 माइनस b रेज़ टू n + 1 अपॉन a माइनस b। उन्होंने c दोनों में माइनस कॉमन लिया हुआ है, तो c हो जाएगा। इसमें जीपी की फॉर्मूला की आपको जरूरत पड़ेगी, और नेगेटिव इंडेक्स मैंने कल ही आपसे डिस्कस किया।
ग्रेटर देन वन के लिए, आर लेस देन वन के लिए उससे तो आर लेस देन वन होगा तो क्या होता है 1 minus r और नीचे 1 minus तो सिर्फ हम लिखने के लिए इसको लिखते बट आंसर को उत्तर चाहिए, बट अगर आप लेस देन वन में भी अप्लाई करोगे तो भी कोई आंसर आएगा आपका। वो वाले फॉर्मूला से नहीं है, वो लिखने में ऐसा लगता है कि दोनों अलग है, एक कुछ भी नहीं दोनों कि दोनों में से माइनस कॉमन लोगे तो आर लेस देन वन की फॉर्मूला बन जाती है ना। बेसिकली डिराइव करते टाइम उन्होंने वैसा सोचा था, बट आप अप्लाई करोगे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 16 कैसे करोगे? नहीं वो आप सब मुझे बताए सबको एक ही चीज दिख रही है, उसमें प्रॉब्लम तो दिख रहा है चार टर्म है, तो मल्टीनोमियल थ्योरम का कंसेप्ट है आपके पास, राइट। बट आप अगर ध्यान से देखोगे ना उसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब और पूरे का पावर क्या दिया हुआ है 6 और पूछा गया कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेज़ टू पावर 7। वैसे मल्टीनोमियल थ्योरम है, बट मल्टीनोमियल थ्योरम टाइम लगता है, इसलिए सबसे लास्ट जब कुछ नहीं हो तो वो अप्लाई करो। जैसे इसमें तो आप ध्यान से देखोगे तो इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन है, अगर मैं माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बच रहा है 1 माइनस एक्स, फिर इन दोनों में से क्या कॉमन है, तो दो फैक्टर कौन से हो गए 1 माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स स्क्वायर पूरे का पावर 6, राइट। इसके वापस दो फैक्टर है 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स, तो वो 1 माइनस एक्स को दे दो 1 माइनस एक्स का इंटू और पूरे का पावर 6, तो यहाँ पर 1 माइनस एक्स का पावर 12 और यहाँ पर 1 प्लस एक्स का पावर। मल्टीनोमियल की जरूरत ही नहीं है, इसका जनरल टर्म 20 ऑफ आर 1 का पावर लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस एक्स का पावर आर, इसका जनरल टर्म 60 ऑफ R1 ले लो, R यूज कर लिया तो एक्स का पावर R1, राइट। तो क्या हो गया 20 ऑफ R इंटू 60 ऑफ R1 इंटू माइनस 1 रेज़ टू R इंटू एक्स का पावर R प्लस R1, ये ठीक है, राइट। अब आप लोगों को R प्लस R1 की जगह पर क्या चाहिए 7 चाहिए। आपको R प्लस R1 की जगह पर क्या चाहिए, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, ये 0 ये 7 पॉसिबल नहीं है क्योंकि 67 नहीं होता तो वो छोड़ देते हैं, ये 1 ये 6 ये पॉसिबल है ना, ये 2 ये 5 2 5 7 हो जाएगा 3 4 3 5 2 6 1 7 और 3, इतनी पॉसिबिलिटी आएगी। हर पॉसिबिलिटी को लिखते जाते हैं, इसका आंसर इसको लिखोगे तो क्या हो जाएगा 21 इंटू 66 और माइनस 1 रेज़ टू 6 तो 1 ही हो जाएगा, माइनस 1 माइनस, फिर 2 5 रखूंगा तो प्लस 22 इंटू 65 सॉरी, फिर 3 और 4 रखेंगे तो माइनस में आएगा, माइनस में 3 होगा तो माइनस 23 इंटू 64, फिर 4 3 का होगा तो वापस प्लस 24 इंटू 63, फिर यहाँ पर आओगे तो वापस माइनस, तो माइनस 25 इंटू 62 प्लस
26 into 61 minus 27 into 66. इसको फिर फोन करना थोड़ा टाइम लगेगा। पहले तो मल्टीनोमियल थ्योरम तो जल्दी हो जाएगा। तो पहले ट्राई कर लो, अगर जब एक से दो से ज्यादा टर्म दिए तो क्या वो सिंप्लीफाई हो रहा है, तो ट्राई कर लो, अगर सिंप्लीफाई हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो फिर मल्टीनोमियल थ्योरम तो नहीं। तो मैं 13 करवाऊं उसके पहले 14 मुझे बताओ कैसे करेंगे। द रिमाइंडर लेफ्ट आउट, क्योंकि रिमाइंडर वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। 8 raised to 2n minus 62 raised to 2n plus 1 divided by 9 raised to 9 से डिवाइड करना है, और पहले 8 raised to 2n का बता दो, फिर आपने दूसरे वाले का सोचना है। इसको जब 9 से डिवाइड करोगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, उसके लिए हम क्या करना है, जिससे डिवाइड करना होता तो वो लाने की ट्राई करते थे। 8 को क्या लिख दो, 9 माइनस 1, करेक्ट। इसको जब 9 से डिवाइड करोगे तो इसमें क्या लिखोगे, 63 9 का मल्टीपल हो जाए, 63 माइनस 1 रेज़ टू। इसके एक्सपांशन में हर टर्म में 9 आएगा एक्सेप्ट लास्ट, और वो लास्ट, अच्छा बीच में माइनस वाले तो ऑल्टरनेट साइन होगा, तो लास्ट वाला टर्म प्लस होगा माइनस होगा, कैसे पता, पावर इवन तो 1 होगा, इसका रिमाइंडर 1 आएगा। इसके भी हर टर्म 63 के मल्टीपल में होंगे, 63 के मल्टीपल में तो 9 के मल्टीपल में होगा एक्सेप्ट लास्ट। लास्ट टर्म क्या होगा, प्लस या माइनस, जो पावर के और तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा, माइनस 1। यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा, माइनस। यहाँ पर रिमाइंडर कितना बच रहा था, 1। यहाँ पर रिमाइंडर 1 बच रहा था, तो फाइनली 1 माइनस ऑफ माइनस 1 का आंसर। जिससे आप डिवाइड करते हो वो कैसे भी करके आ जाता है। और 15 काफी सब एक जैसे ही है। तो 13 जैसे क्वेश्चन में किसको सबसे पहले सोल्व करना चाहिए, स्टेटमेंट 1 या 2, हमेशा 2, राइट। क्या दिया है, सिग्मा r इक्वल टू 0 to n r plus 1 into MC of r into x raised to r को सोल्व कर। पहले तो ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या होगा, ये r इक्वल टू 0 to n r into NC of r into x raised to r plus sigma of r equal to 0 to n 1 into NC of r into x raised to r। ये किसका एक्सपेंशन है, ये वाला इसका एक्सपेंशन 1 प्लस x पावर n,
क्योंकि x का पावर इंक्रीज हो रहा होगा। जनरल टर्म क्या होता है? NC of r into x raised to n minus r into y raised to r। तो y का काम कौन कर रहा है? x। और जिसका पावर n minus r होगा दिया ही नहीं, क्यों नहीं दिया होगा? तो 1 होगा। और पावर n है तो दूसरा है वो तो 1 plus x raised to x। इसमें प्रॉब्लम कौन है? r। कोएफिशिएंट नहीं जोड़ना चाहिए, कोएफिशिएंट है तो वो आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। r हटाना है। r को हटाने में हेल्प कौन करेगा? NC of r। NC of r की फॉर्मूला फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल। वो जो r फैक्टोरियल होगा उसको हम लोग r इंटू देख सकते हैं। नीचे का अगर मैंने एक टर्म रिड्यूस किया है तो ऊपर से एक टर्म रिड्यूस करना चाहिए। क्या फायदा हुआ? r और r वेरिएबल कौन है? r। चेंज कौन हो रहा है? n तो कांस्टेंट है इसका मतलब। और ये किसकी फॉर्मूला बन गई? इसकी फॉर्मूला बन गई n minus 1 c of r into x raised to r। और r की वैल्यू कहाँ से चालू होगी? जीरो से नहीं हो पाई क्योंकि एकदम रिड्यूस कर दिया, एकदम कम कर दिया है। तो r कहाँ से चालू होगा? और वैसे भी आपको समझ में आ जाएगा, जीरो रखोगे तो -1 आएगा, कुछ थोड़ी होता है। r कहाँ से चालू होगा? कहाँ तक जाएगा? यहाँ पर आपके पास अगर r -1 है, जनरल टर्म कैसे होता है? NC of r x raised to power n minus r into y raised to r। तो NC of r और y का पावर r वो सेम होना चाहिए। यहाँ पर r -1 है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए? r -1 ही होना चाहिए। कोई जनरेट कर सकते हैं क्योंकि एक x को कम करना पड़ेगा, एक x कॉमन जनरेट तो चलेगा। अब ये किसका एक्सपांशन? y प्लस x का पावर करेक्ट। और प्लस में कौन है? 1 plus x raised to n। आप लोगों को जस्ट वही बोला है, देखो 1 plus x raised to n into n into 1 plus x raised to power n। स्टेटमेंट 2 तो करेक्ट होगी। क्या कंसेप्ट लगा भाई? कोएफिशिएंट हटाना ही पड़ेगा, बचाओगे नहीं तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो ये आप लोगों का स्टेटमेंट 2 सही हो गया। अब स्टेटमेंट 1 पे जाते हैं। स्टेटमेंट 1 और 2 में से फर्क क्या दिख रहा है? x और r नहीं है, इसमें उन लोगों ने x को 1 ले लिया है, सभी बंदे तो r हट गया है। तो आपने जो डिराइव किया यहाँ पर उसमें x को 1 रख लेता हूँ, है ना? स्टेटमेंट 2 और 1 में इतना ही फर्क है, x को 1 रखा हुआ स्टेटमेंट 1 में। तो स्टेटमेंट 2 तो प्रूव कर चुका हूँ, तो वापस स्टेटमेंट 1 में थोड़ी मेहनत करूंगा मैं। इसमें बस x को 1 रख लेता हूँ। x को 1 रखोगे तो क्या होगा? n into 2 raised to power n minus 1 और 1 plus 1 plus 2 raised to n। क्या कॉमन है दोनों में? 2 raised to power तो अंदर क्या रहेगा? n और यहाँ पर एक 2 बच जाएगा 10 plus 2। तब देखो स्टेटमेंट 1 भी सही है। और स्टेटमेंट 1 को डिराइव करने के लिए हेल्प किसकी? बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट। तो एक जो करेगा सेम क्वेश्चन आप लोगों का 15 है। अब ये मैं नहीं कर रहा हूँ, आप लोग मुझे बताओगे, मैं बस लिखूंगा यहाँ पर। 15 क्वेश्चन देखो, 3 टर्म है S1, S2 एंड S3, राइट? स्टेटमेंट 2 में उनको S1 S2 की वैल्यू चाहिए। पहले S2 बता देते हैं। S2 क्या दिया है? सिग्मा ऑफ J इक्वल टू 1 to 10 J into 10C of J।
कौन आपको प्रॉब्लम करने वाला है? जे। और अगर मैं सिग्मा हटाता हूं तो ये कोएफिशिएंट क्या आएगा? 1, फिर क्या आएगा? 2, फिर क्या आएगा? 3, फिर क्या आएगा? 4, फिर लास्ट में क्या आएगा? आपके कोएफिशिएंट से 3 है। मैंने AP का डायरेक्ट शॉर्ट कर दिया हुआ था। क्या था वो शॉर्टकट? A0 प्लस n इंटू 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1। A0 मतलब कौन था? नहीं, फर्स्ट टर्म नहीं था। चेक करो। फिर 0 का कोएफिशिएंट था। ये 0 कौन था? फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट नहीं है। 0 कौन है? 0 का कोएफिशिएंट है। मिला? इसमें C0 का टर्म ही नहीं है। तो इसका मतलब वो इसलिए नहीं है तो 0 इंटू 10C0 होगा। चालू कहाँ हो रहा है? 1 इंटू 10C1 से हो रहा है। नेक्स्ट टर्म कौन आ रहा है? 2 इंटू 10C2। उसके बाद क्या आ रहा है? 3 इंटू 10C3। तो 1 इंटू 10C1 आ रहा है। तो उसके पहले का टर्म कौन होगा? 0 इंटू 10C0। इसमें A0 0 हो गया। A0 0 और लास्ट टर्म तो है ना 10 इंटू 10C पर n 10 इंटू 2 रेज़ टू पावर n माइनस n कितना? 10। तो 10 माइनस 1। तो इसका लेकिन S2 का आंसर तो 10 का 2 रेज़ टू 9। अब J को हटाओगे तो भी यही आएगा, बट आपको मैंने सोच कर दे रहा था तो आपको जरूरत नहीं। तो S1 आपका आया, फिर S2 आपका आया 10 इंटू 2 रेज़ टू पावर 9। उन्होंने दिया S2 इक्वल टू 10 इंटू 2 रेज़ टू 8। तो S2 तो गलत हो गया। अब S1 पता करते हैं। S1 क्या दिया है? सिग्मा ऑफ J इक्वल टू 1 to 10 J इंटू J माइनस 1 इंटू 10CJ। ये भी नहीं बनेगा। अगर ये भी नहीं बनेगा तो शॉर्टकट काम नहीं लेगा, तो फिर इसको हटाना पड़ेगा। कैसे हटाओगे? किसको हेल्प करेगा? 10CJ की फॉर्मूला 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय J फैक्टोरियल में सबको J और J माइनस 1 को हटाना। J इंटू J माइनस 1 इंटू J माइनस 2 का इंटू आपने कितने टर्म रिड्यूस किए? ऊपर में कितने टर्म रिड्यूस? 2। तो 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। तो ये J इंटू J माइनस 1 कर, ये 90 तो कांस्टेंट हो गया। ये किसकी फॉर्मूला बनती है? 8C ऑफ J माइनस 2। तो J की वैल्यू चालू कहाँ होती है? 2 से 1 का 3 का हो गया, काट जाएगा। तो कैसे हो गया? 2 रखोगे तो 8C0 बनेगा, 3 रखोगे तो 8C1 बनेगा, 4 रखोगे तो 8C2 बनेगा, 8 रखोगे तो 8C8 बनेगा। मतलब 8C0 से 8C8 काटेगा। 2 रेज़ टू 8 NC0 से NC8 का 2 रेज़ टू 8 होता है। तो 8C0 से 8C8 का एडिशन 2 रेज़ टू 8। तो S1 का आंसर कितना है? 90 इंटू 2 रेज़ टू 8। वो सही है, बट उसमें S2 गलत दे दिया था, इसलिए पूरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया है ना। स्टेटमेंट 2 तो फॉल्स हो गया। स्टेटमेंट 1 पे आते हैं। स्टेटमेंट में क्या ढूंढना था? S3। अब S3 को आप ध्यान से देखो। S3 सिग्मा ऑफ J इक्वल टू 1 to 10 J स्क्वायर इंटू 10C ऑफ J। किसको हटाना है? क्या 10CJ में J स्क्वायर आ सकता है? J स्क्वायर आ सकता है? नहीं आ सकता। J स्क्वायर का J इंटू J। J को रिड्यूस कर तो J माइनस 1 आता है, तो J स्क्वायर माइनस J आ सकता है, J स्क्वायर नहीं आ सकता। तो फिर हम J स्क्वायर को क्या लिखेंगे? जिसको क्या लिखेंगे? J इंटू J माइनस 1। तो आपने एक्स्ट्रा माइनस J किया तो सामने 10J करना पड़ेगा सेपरेट करोगे इसके साथ ये, इसके साथ ये तो S2 है, तो S1 है। एक तरह से ये पहला टर्म तो S1 ही हो गया, और दूसरा टर्म आप देखो तो J इंटू 10CJ S2 है।
इधर S3 आपको किसके बराबर दे रखा है? S1 प्लस S2 के बराबर दे रखा है। S1 की वैल्यू 90 इंटू 2 S2 की वैल्यू 10 इंटू 2 थोड़ा सिंप्लीफाई करना मतलब क्या कॉमन है? 2 अगर 2 कॉमन हो तो अंदर क्या बचेगा? 90 प्लस 1 को बचा होगा 90 प्लस 20 बचेगा ना? what is 90 plus 20? 110 into 2 ये आपका S3 की वैल्यू है। अब आप स्टेटमेंट 1 में चेक करो 55 into 2 एक ही बात है, इधर एक को दे दो इसको तो 55 into 2 हो गया S3 करेक्ट। जैसे क्वेश्चन में क्वेश्चन हटाना सीख जाओ बाकी सब हो जाए। 18 क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में करवा दिया। 20 के इनिशियल स्टेज तो आप बता दो। 7 टर्म की बात कर रहे हैं, दाल को क्या लोगे? 6 है। अगर 7 टर्म ढूंढने दाल को क्या लेंगे? 6 अप्लाई कैसे करोगे? 96 इंटू 3/84 का पावर 9 माइनस 6 तो 3 x to power n minus r। y कौन है? 3 ln x का पावर 6। ये आपका 7th टर्म हो गया n की पावर x to n minus r into y स्क्वायर और इसका आंसर हम लोगों ने ऑलरेडी गिवन है 729। ln जानते हो? ln log जिसका बेस e होता है। log में दो होते हैं ना टाइप, कॉमन लोगरिथम है नेचुरल लोगरिथम। नेचुरल लोगरिथम कौन सा होता है? जिसका बेस e होता है। कॉमन लोगरिथम जिसका बेस n होता है। नेचुरल लोगरिथम जिसका बेस तो नेचुरल लोगरिथम का वो इनिशियल लेटर a वो ln यूज हो रहा है। मतलब ln का मतलब और log e of x का मतलब एक ही है। जिससे हुआ तो हमारा ये log है ना, तो ln तो ये आपके पास आया 96 की वैल्यू और 93 की वैल्यू सेम होती है। 96 की वैल्यू और 93 की वैल्यू सेम होती है। तो 93 कैसे सॉल्व करते हो? 9 into 8 into 7 divided by 3 into 2 into 1 करेक्ट। यहाँ पर 3 का पावर 3 27 84 का पावर 1/3 का पावर 3 84 √3 का पावर 6 3 क्यूब √3 मतलब क्या हो गया? 1/2 तो 3 का क्यूब 27 और ln x का पावर 6 इक्वल टू 729। यहाँ पर ये 3 3 जा 9 2 4 जा 8 4 3 जा 12 12 84 ये 84 कैसे 27 into 27 729 3 का पावर 6 है ना, ये 3 का पावर 6 ये तो कर दिया पूरा। फाइनली मिला क्या? ln x to 6 को 1 ln x to 6 अगर 1 है तो ln x भी 1
ln x मतलब log का पावर e ना, अब log की प्रॉपर्टी याद करो, log का आंसर 1 होने के लिए बेस और नंबर तो सेम होना पड़ेगा, तो x को किसकी को होना पड़ेगा, तो x ढूंढना तो x को, ठीक है। ln ध्यान रखने का जिसका बेस e होता है, और अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो बाय डिफॉल्ट बेस 10। ये 25 तक में और ओके जब आप तक कौन सा 25 अच्छा एक बार चलो 25 तो मैं बताता ही हूँ, और मुझे एक बार 24 बताओ कैसे करोगे। नंबर ऑफ टर्म, अच्छा ट्राइनोमियल है मतलब मल्टीनोमियल है, मल्टीनोमियल के नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने के फॉर्मूला बताइए, n प्लस r माइनस 1 e ऑफ r माइनस 1, r मतलब कितने इसमें 3, तो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म n प्लस r माइनस 1 n प्लस 3 माइनस 1 n प्लस 2 t ऑफ r माइनस 1, तो c2, तो n प्लस 2 c2 उन्होंने 28 दे रखा है, n प्लस 2 c2 कितना दे रखा है 28 दे रखा है, यही होता है ना नंबर ऑफ टर्म, तो n प्लस 2 c2 अगर आपको 28 दे रखा है तो वहां 10 मिल जाएगा मुझे, n प्लस 2 c2 28 है, n प्लस 2 c2 का मतलब n प्लस 2 कितनी कैसे लिखोगे, 2 बार लिखोगे, n प्लस 2 इंटू डिवाइड बाय 2 को सबने मल्टीप्लाई करेंगे तो 56, पूरा क्वाड्रेटिक सोल्व करने में टाइम नहीं बिगड़ना कि सिर्फ 2 कंसेक्यूटिव है तो सामने भी तो 2 कंसेक्यूटिव होंगे, कौन से 2 कंसेक्यूटिव का प्रोडक्ट 86 है, 8 इंटू बड़ा कौन इन दोनों में से, इससे बड़ा कौन 8, n प्लस 2 अगर 8 है तो n कितना 3, तो n मिल गया हम लोगों को। अब n मिल जाने के बाद उन्होंने क्या बोला है, सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ ऑल द टर्म, इसके एक्सपांशन में टोटल 28 टर्म, मुझे सारे कोएफिशिएंट का सारे टर्म के कोएफिशिएंट का एडिशन चाहिए, माइनस ये सॉल्यूशन होता है, क्या करोगे 1 माइनस 2 बाई एक्स, मैंने ऐसे क्वेश्चन करवा के प्लस 4 बाई एक्स स्क्वायर का पावर 6 आया, ठीक है। इसके एक्सपांशन में टोटल कितने टर्म है 28, वो हमें पता है राइट। मैं उस 28 टर्म्स को इस तरह से कुछ लिख रहा हूँ कि a0 इंटू एक्स रेस टू पावर 0, a1 एक्स रेस टू पावर 1, a2 एक्स रेस टू पावर 2, ऐसे चल रहा होगा। कितने टर्म तक जाएगा ये 23 टर्म तक जाएगा, मेरे अब तक 23 टर्म्स है। आपको फाइंड क्या करना है, सारे सम कोएफिशिएंट का एडिशन, मतलब a0 प्लस a1 प्लस a2 अप टू द a26। आपको क्या नहीं चाहिए x, तो x नहीं चाहिए तो x को क्या रखोगे 1, और x को जब रख तो 0 नहीं हो जाएगा। 1 ऐसा नंबर है कि जिसका कोई भी पावर 1 ही होता है, तो हमेशा क्या रखने पे x की जगह पर 1 रख दूंगा तो मुझे सारे कोएफिशिएंट का एडिशन मिल जाएगा। पर जब यहाँ 1 रखो तो यहाँ पर भी तो 1 रखना पड़ेगा, तो जब यहाँ पर 1 रखो तो क्या होगा 1 माइनस 2 प्लस 4, तो 4 प्लस 1 5, 5 माइनस 2 3 का पावर 6 729 दिया। अगर ये ऑल्टरनेट साइन चाहिए होता, मुझे a0 माइनस a1 प्लस a2 माइनस a3 तरह से चाहिए होता तो क्या करता, अभी मुझे सारे टर्म का एडिशन चाहिए तो सारे प्लस है, तो ऑल्टरनेट साइन चाहिए होता तो x को माइनस 1 रखता, x को क्या रखता
मोस्टली एक्सप्रेशन 1 और -1 रखने से समझ मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 में भी फर्स्ट स्टेप तो हम लोगों को समझ आ ही गया होगा। 21 को साथ में कर लेते हैं, 10 को साथ में कर लेते हैं, यही करते। तो 21 को साथ में किया तो 21C1 फिर 21C2 21C3 कहाँ तक 21C10 तक माइनस फिर 10 को साथ में किया तो 10C1 प्लस 10C2 प्लस 10C3 कहाँ तक। इन दोनों में से कौन सा आपको आता है? ये वाला आता है। कौन सी प्रॉपर्टी? लेफ्ट हैंड वाली, पर एक का मिसिंग NC0। तो 10C0 ही तो मिसिंग है, बाकी थोड़ी ना कुछ मिसिंग है। तो ठीक है ना, 2/10 माइनस 10C0 कर लो। 10C0 ऐड होता तो 2/10 आंसर होता, वो नहीं है तो माइनस कर लेते। सही है, प्रॉब्लम तो ऊपर है। उसमें अगर 21 से 21 तक जाता तो हो जाता है, जिसमें कि उन्होंने आगे टर्म लिखी नहीं। तो आपके पास जो प्रॉपर्टी है 21C0 प्लस 21C1 प्लस 21C2, आगे बढ़ते बढ़ते 21C10 फिर 21C11 प्लस 21C12 खत्म कहाँ होता है ये 21C ऑफ। इसका आंसर 2 उन्होंने यहाँ तक लिखा। पर अगर आप ध्यान से सोचते हो तो 21C11 और 21C10 तो सेम होता है, क्योंकि NC of R इक्वल टू NC of n माइनस 21C12 21C9 के बराबर वो आगे वाले टर्म के साथ 21C21 21C0 के बराबर। वैसा है कि ये सारे टर्म नहीं लिख के यहाँ पर अगर डबल कर ले तो बात तो एक ही है। तो यहाँ से यहाँ तक की सीरीज और यहाँ से यहाँ तक की सीरीज सेम है। सही है, ये 2 गया, डिवाइड में जो डबल हो गया था तो 2 का पावर कितना बचा 20। तो यहाँ से यहाँ तक चालू हो रहा है, तो इसको फिक्स कर लो, जिसमें कि इसका आंसर है 2⁻20 माइनस 21C0। 21C0 की वैल्यू 10C0 की वैल्यू 0 कट जाएगा। आंसर क्या है 2⁻20 माइनस 2⁻10। आपको इतनी बड़ी सीरीज दिखाई तो 2 याद आना चाहिए। इसका फिर आप लोग मुझे 29 वाला क्वेश्चन करके दो। ये 28 तो कर लोगे ना, 27 28 ये सब तो अपने करे हुए क्वेश्चन ना, डीपीपी में नहीं है तो 29 कल ही समझाया था कैसे चलते हैं। 1 माइनस c का पावर -3 और नेगेटिव पावर आया तो जनरल टर्म मॉडर्न प्लस -1 c ऑफ मॉडर्न -1। आप ऐसा करोगे ना, उसके अंदर जो आपने बोला एकदम सही है, 1 माइनस c⁻6 का पावर 3 इंटू 1 माइनस c का पावर -3। इसका जनरेटर हमें पता है क्या, मतलब माइनस c का mod 3 प्लस r माइनस 1 r प्लस 3 माइनस 1 r प्लस 2 c ऑफ मॉडर्न माइनस 3 माइनस 1 इंटू t रेज़ टू पावर r। t दिया तो t और पीछे माइनस है तो सारे टर्म प्लस सारे होंगे, तो मुझे -1 इसको r की जरूरत नहीं। ये इसका जनरेटर होगा। अगर इसकी सीरीज का एक्सपांशन कहाँ तक जाता है इनफाइनाइट में, इसका कोई एंड नहीं होता। इसका क्यूब ही है, तो क्यूब करना तो आता है आपको, मुझे क्यूब कर लेते हैं। तो जब इसका क्यूब करोगे तो फर्स्ट टर्म 1 a माइनस b का क्यूब क्या होता है क्यूब माइनस b क्यूब t⁻6 का क्यूब 3 × 18
a cube minus b cube is minus 3a square b plus 3ab square, ऐसा होगा। आपको किसका कोएफिशिएंट फाइंड करना है? t raised to 4। इस तरह के ये सारे टर्म से मेरे कोई काम ही नहीं है, तो t raised to 4 से बड़े हैं, तो काम का सिर्फ 1 है, क्यों अटैच हो जाएगा? t raised to 4 से बड़े हैं, तो 1 के साथ ये मल्टीप्लाई हुआ और आपको t raised to 4 का कोएफिशिएंट है, तो आपको क्या होना पड़ेगा? 4। तो 4 plus 2 62, 62 is 50, ये अगर t raised to 4 से छोटे हो तो कंसीडर करना पड़ता, और बड़े हैं तो कंसीडर करने की जरूरत नहीं। T2 दो सी के टर्म मल्टीप्लाई है, मैंने आपको वो बहुत जल्दी क्वेश्चन बताया है। दो सी के टर्म मल्टीप्लाई में आए तो क्या करना होता है? एक एक्सपांशन 1 प्लस एक्स का, दूसरा एक्सपांशन x प्लस 1 या तो x माइनस 1। कैसे डिसाइड करते हैं? प्लस हो तो x प्लस अल्टरनेट साइन हो तो उसमें आप लोगों का फर्स्ट टर्म कौन है? 20cr इंटू 20co, मतलब ठीक है, दो एक्सपांशन का मल्टीप्लाई करना है, समझ आ रहा है, क्योंकि दो सी के टर्म है, सोचना ही नहीं है, दो सी आया मतलब दो एक्सपांशन का मल्टीप्लाई है। पहला एक्सपांशन सोचे समझे भी गए 1 प्लस x, दूसरा सोच के x प्लस 1 या तो सारे टर्म कहते हैं पॉजिटिव, तो दूसरा इन दोनों का फिर पावर कहाँ से पता चलेगा? ऊपर वो 20 दिया हुआ है, इसका पावर 20, इसका पावर, क्या ये दोनों सेम होना जरूरी है हमेशा? नहीं, अलग अलग भी हो सकता है। ये पूरा मिलके 1 प्लस एक्स का पावर क्या होगा? 40। इसके एक्सपांशन हम किसी का तो कोएफिशिएंट ढूंढ रहे हैं, किसका, वो कहाँ से पता चलता है? नीचे का एडिशन हमेशा सेम आता है, हर टर्म में चेक करते हैं आए हर एक में सेम। इसके एक्सपांशन आप क्या ढूंढ रहे हो? कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू r, क्या ढूंढ रहे हो? कोएफिशिएंट ऑफ इसका जनरल टर्म 40cr का तो पावर 1 x का पावर, x से स्टार्ट है तो कोएफिशिएंट ढूंढना, तो आंसर ही कितना है? इसको मैक्सिमम होना है, क्या होना पड़ेगा? 20 स्टार्ट की वैल्यू चाहिए, स्टार्ट ठीक है। क्या हुआ मुझे कुछ 2n की फॉर्मूला कब लगती है? जब nc0 का स्क्वायर प्लस nc1 का स्क्वायर प्लस nc2 का स्क्वायर अप टू ncn का स्क्वायर होता है, तब लगता है। 33 2 रेज़ टू 403 को 15 से डिवाइड करना, रिमाइंडर ढूंढना है। तो 3 चाहिए ना आपको, 2 का पावर 4 लाएगा, तो उसके लिए 2 का पावर 4 चाहिए, तो 2 की बाहर निकाल लेंगे, क्या बचेगा? 2 का पावर 4, उसको क्या लिख लेंगे? 16 का पावर 100, 16 को लिख लेंगे 15 प्लस 1, हर टर्म में 15 होगा, लास्ट वाला टर्म 1 को छोड़ के रिमाइंडर 1 आ गया और सामने 2 क्यूब कॉमन लिया, तो 8 आ गया। A2 by A0 ढूंढते हैं, A2 मतलब कौन है?
एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, और ये जीरो मतलब कौन है? कांस्टेंट, और एक्स से जीरो का कोएफिशिएंट। ये जीरो कौन है? कांस्टेंट। सही है। तो कैसे करें? अच्छा, ए जीरो अगर ढूंढना है तो आपको सामने की सीरीज में ए जीरो ढूंढने में मुझे ना a1x चाहिए, ना मुझे a2x² चाहिए, ना मुझे a3x³ चाहिए, ना मुझे a50x² चाहिए, कुछ नहीं है, मुझे a0 चाहिए। तो बाकी सबको एलिमिनेट करवाना है। कैसे एलिमिनेट होगा? जीरो रख लूंगा। क्या रख लूंगा? ये जीरो में बस x नहीं, बाकी सब में x है। x को जीरो रखते, बाकी सारे टर्म जीरो हो गए, जीरो हो गया ना। तो फिर बचा, अब दोनों तरफ जीरो रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप एक ही तरफ जीरो रखोगे। अब लेफ्ट हैंड साइड में जीरो रखोगे तो क्या बचेगा? 10⁻50 माइनस 10⁻50, वो भी तो 10⁻50 हो जाएगा, इवन पावर है तो कितनी बार 10⁻50 हो जाएगा? 2 बार। तो ए जीरो की वैल्यू तो 2 टाइम 10⁻50 हो। ए जीरो कैसे नहीं किया, कुछ किए भी राइट। अब a2 चाहिए तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का। तो पहला टर्म जो है x + 10⁻50, उसमें जनरल टर्म क्या होगा? 50 अच्छा, मुझे लगता है जनरल टर्म की भी कोई जरूरत नहीं। अब x + 10⁻50 का एक्सपांशन करो तो टोटल कितने टर्म्स होंगे? 51। और x - 10⁻50 में भी, पर उसमें सारे प्लस होंगे, यहाँ अलग साइन होगा राइट। कौन कौन से टर्म कट होंगे? T1 कट होगा, T1 नहीं, T2 कट होगा, T1 तो बचेगा, T2 कट होगा। T2 मतलब x का पावर कितना? x का पावर 49, x पहला टर्म है ना, डिक्रीज हो रहा होगा, x का पावर 49 तो कट होगा। फिर x से उसके बाद वाला टर्म बचा होगा, x को 14 बचा होगा। तो कौन बचने वाले? x के सारे इवन पावर बचने वाले, x के सारे होल पावर कैंसिल होने वाले। सही है यहाँ तक। और आप लोगों को इसका एक्स स्क्वायर चाहिए था, एक्स स्क्वायर का कोई तो बचा होगा, वहां पे एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट पूछा होता तो वो 0, कभी बचा ही नहीं होता। a3 पूछा होता तो मेरा आंसर 0 हो जाता, और एक्स स्क्वायर पूछा है तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बचा होगा, और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो बचा होगा वो भी 2 बार बचा होगा, दोनों का ट्वाइस हो गया होगा ना। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट किसी केस में फाइंड करके उसका डबल कर लेते हैं राइट। पहले वाले टर्म में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा? अगर x + 10 को मैं 10 + x लिख दूं तो चलेगा राइट, ज्यादा इजी हो जाएगा। 10 + x का पावर 50 का जनरल टर्म बताओ। 50 10 का पावर 50 माइनस r इंटू x का पावर r, और आपको x का पावर 2 चाहिए तो क्या हो जाएगा? 52 10 का पावर 40, 50 माइनस 2 ना, तो क्या आया? 50 कैसा आ गया? 52 इंटू 2 का पावर, सॉरी 10 का पावर, और डबल भी तो ट्वाइस हुआ था ना, ये a2 की वैल्यू, और वो कितना मिला था अपने को? a0 2 इंटू 10⁻50, a2 का 10⁻40 और 10⁻50 तो 2 बार बचा, 52 50 इंटू 49 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पर 10 का स्क्वायर 100, ये 52 जा 100, तो कितना है आपके पास? 49/4 कितना होता है? 12.25। तो a0 वाला देखो मेरे को फटाफट हो गया भाई, a0 से बाकी सारे टर्म नहीं चाहिए, इसको 0 रखो। अगर इस क्वेश्चन में a0 + a1 + a2 अप टू a50 चाहिए होता था, मतलब सारे कोएफिशिएंट का एडिशन चाहिए होता था क्या?
इसको -1 देता है ना। अच्छा, अब मुझे समझ आ रहा है जो बोल रहा हूँ, तो सोच के बता। अब मुझे A0 उसी सेम क्वेश्चन में मुझे A0 प्लस A2 प्लस A4 अप टू द A50 चाहिए, तो क्या करें? ये अगर आपने बताया तो मतलब सही में आप लोगों का दिमाग चल रहा है, मुझे समझ आ रहा है जो मैं बात कर रहा हूँ। आंसर नहीं कैसे करोगे वो बताओ, मुझे नहीं आता, मुझे नहीं पता। अरे सबका एडिशन चाहिए होगा तो क्या करते हैं? सारे क्वेश्चन का एडिशन चाहिए होगा तो क्या करेंगे? x को 1 रखते, x को अगर 1 रखते तो आपका आंसर क्या है? 11 is to 50, फिर 1 माइनस है -9 is to 50, तो +9 is to 50 हो जाता। ये किसका एडिशन होता? A0 प्लस A1 प्लस A2 अप टू द A50 का, जिसमें सारे एडिशन हो रहे, सारे क्वेश्चन। उसमें आपको बीच में से A1 A3 सब नहीं चाहिए, है ना, इसमें आपको A1 A3 और ये सब नहीं चाहिए। x को -1 करते हैं, x को -1 करते तो क्या होता? सामने अल्टरनेट साइन आता, अल्टरनेट साइन आता ना, सामने की तरफ x की जगह -1 रखा होगा, तो -1 प्लस 10 950 और -1 -10 -11 रेज़ टू 50 प्लस 11 रेज़ टू 50। अब आपको A0 A2 A4 ये सब चलिए, दो सीरीज है मेरे पास, तो दोनों का ऐड कर लेता हूँ, तो जो नहीं जो सारे तो चाहिए हो डबल हो गया, तो चाहिए हो डबल हो गया ना। तो I ऑफ A0 प्लस A2 प्लस A4 कहाँ तक? A50 तक, और इस तरफ क्या बचा? 11 रेज़ टू 50 प्लस 2 टाइम 9 रेज़ टू 50 प्लस 11 रेज़ टू, मतलब सबको 2 हो गया, और फिर ये 2 कट हो जाएगा, तो आंसर 11 रेज़ टू 50 प्लस 9 रेज़ टू 50। अगर ये सिर्फ इवन से सिर्फ ओड चाहिए होता तो दोनों को तो 1 और माइनस पर काम की चीजें 1 -1 0, तो कब पुट करने का तो आपको देख लेंगे। बट वाला है ना 2/11, तो क्या होता है आंसर? A0 प्लस A0 कौन है इसमें? 2, A कौन है? दोनों का एडिशन इनटू 2 रेज़ टू पावर n कितना है? 20 -1 54 का 2 का पावर 6, तो 2 का पावर 6 2 का पावर 19, तो 2 का पावर 25। फिर एक बार तो मुझे 40 करके दे दो, फिर अपने पास लोग जा, अगर आपको पता है ऐसे क्वेश्चन भी आपके आते हैं। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स,
करेंगे। तो जनरल टर्म का यही होगा। इसको जनरल टर्म आप लोगों ने ऐसे लिखा होगा ना, 60 ऑफ r 2x स्क्वायर का पावर 6 माइनस r माइनस 3 बाई x स्क्वायर का पावर 8। ये लिखा था तो बना 60 ऑफ r 2 का पावर 6 माइनस r माइनस 3 का पावर 8। कॉन्स्टेंट को 7 किया होगा तो सारे x के पावर को 7 किया होगा। x का पावर कितना है यहाँ पर 12 माइनस 2r और ये 2r भी ऊपर गया 12 माइनस 4r ये आया। अब ये वाला जनरल टर्म इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और आपको इंडिपेंडेंट ऑफ x चाहिए तो 12 माइनस 4r को क्या होना पड़ेगा 0, क्योंकि इसमें नहीं तो 12 माइनस 4r को 0 होना पड़ेगा। तो r कितना हो गया 3। और सेकंड टर्म में जब मल्टीप्लाई होगा ऑलरेडी x का पावर 8 है तो 12 माइनस 4r को क्या होना पड़ता है -1 ना, तभी तो 8 और -1 का होगा। तो 20 इक्वल टू 4r तो r इक्वल टू देखो इतना आया आप लोगों को सबका बस। तो फिर तो वैल्यू रख लेंगे, पहले 3 रखोगे तो क्या होगा 1/60 तो मल्टीप्लाई में होगा ही इंटू 63 इंटू 2/3 इंटू -3/3 माइनस ये 1/81 तो लोगे वो बस मत भूलना। और आपको 5 रखूंगा तो इंटू 65 इंटू 2/6 - 5 तो 1 इंटू -3/5। तो सॉल्व करने का आंसर आएगा कितना आ रहा है -36। कोई आगे की क्वेश्चन के आप लोग करते रहो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आगे के डाउट डिस्कस करते हैं।